मेरी सुबह बहुत अच्छी हो गई ये देख के कि सिर्फ पाकिस्तानी मर्द ही मजलूम नहीं है। भारत ने अपने तबाह आजमाई करने की कोशिश की और उसको जवाब उसका मिल गया। मुझे पता है बहुत से लोग इस वक्त भी तनकीद कर रहे होंगे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है। तो 180 मिलियन प्लस से भी ज्यादा डैमेज कर सकता है। इट्स ट्रू। पिछले 2 सालों में आपका बिजली का नर्ख डबल हुआ, आपका गैस का नर्ख 2 गुना बढ़ गया। पाकिस्तान के लिए खेलना है और उसको जीतना है, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेना है। ईरान ने हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान ने बाहें फैला दी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। तेहरान खुश शीरो शकर, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा सफारती कदम। दुनिया नया इत्तेहाद बनता देख रही है। बांग्लादेश के खिलाफ शाहीनों का नया इम्तिहान। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ 3 टी20 मैचेस की सीरीज का आगाज कल से लाहौर में हो रहा है। पीसीबी बाबर, रिजवान और शाहीन के बगैर टीम उतारने का तजुर्बा करना चाह रही है। यहाँ स्टार खिलाड़ियों को किसी बात की सजा दी जा रही है। जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इंटरनेट पर 18 करोड़ सार्फिन का डेटा चोरी होने का इंकशाफ। फेसबुक, गूगल समेत बेशतर प्लेटफॉर्म्स मुतासिर। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का पाकिस्तानी सार्फिन को अपने पासवर्ड्स तब्दील करने का मशवरा। लेकिन क्या सिर्फ पासवर्ड्स की तब्दीली डेटा को महफूज बनाने के लिए काफी होगी? पाकिस्तान के आमों के करोड़ों के दाम, फलों का बादशाह बैरून मुल्क रुखसत को तैयार। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का 1,25,000 टन आम दरामद करने का हदफ। $10 करोड़ ज़र मुबादला हासिल होगा। इस हवाले से खसूसी सेगमेंट होगा आज के प्रोग्राम का हिस्सा। और जिजित्सु में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। बानो भट्ट ने भारतीय हरीफ को ढेर कर दिया। मुसलसल बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद पाकिस्तानी फाइटर हुकूमती सहूलियात से मुतमईन नहीं। वजह क्या है? बानो भट्ट की कहानी जानेंगे, उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। और जनाब कि आपके दिन का आगाज बड़ा अच्छा हुआ होगा। How was your morning by the way? मेरी सुबह बहुत अच्छी हो गई ये देख के कि सिर्फ पाकिस्तानी मर्द ही मजलूम नहीं है। so bad. ऐसा बस ये मजलूमियत वाली बात है नहीं, लेकिन मुझे भी यही लग रहा है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं जैसा दिखाया जा रहा है। ऑब्वियसली इस दुनिया में बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, लेकिन कल जो सबसे बड़ा वाकया रोनुमा हुआ वो ये हुआ कि फ्रांस के जो प्रीमियर हैं उनको उनकी वाइफ ने जो है वो ऐसे टच किया जैसे लग रहा है कि उनको थप्पड़ पड़ गया। अगर हम इसको थप्पड़ लग गया है या फिर वो ऐसे कर है। और बहरहाल अपने व्यूअर्स को ये बता दें कि ये उनका वियतनाम का दौरा है और जब वो वियतनाम के लिए अपने प्लेन से बाहर आ रहे थे तो कुछ हुआ ऐसे कि ब्रिजेट जो कि उनकी वाइफ हैं, उन्होंने रेड कलर का जैकेट है और दरवाजे के पीछे से एक रेड जैकेट वाला हाथ निकलता हुआ नजर आया जिसने जोरदार धक्का मारा और ऐसे लगा जैसे उन्होंने अपने हस्बैंड को यानी मखवान को बहुत जोर से पुश कर दिया है। अब ये कोई पहला वाकया नहीं है फैसल, इससे पहले भी हमने कई वाकयात देखे हैं। इसको अगर गौर से देखें ना, इसको हाँ पहले तो मुझे लगा कि जैसे ना ओ जा वही शहजादे अपना काम कर, वो वाला एक वो वाली चीज भी देखें आप। ये देखें ये हुआ और उसके बाद जैसे ही उनका हुआ उन्होंने कहा अरे हेलो आई एम फ्रांस का सदर, क्या हाल है। वो बेचारे थोड़े से शेकी भी हो गए, उन्होंने सामने फौरन देख के हाथ आगे किया that there is nothing wrong, we were just having our moment, you know, kind of a thing। और मेरी बात सुने जी, अगर ये रिवर्स होता, मेरे जहन में एग्जैक्टली ये आ रहा था, अब तक मेहमान कैंसिल हो चुके होते, कह दिया जाता कि आप इस्तीफा दे दें, आप इस जॉब के लायक ही नहीं है, ये सारी चीजें हो सकती थी। सो दिस वर्ल्ड लिव्स इन अ डबल स्टैंडर्ड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों केसेस में मैं यूजुअली ये कहती हूँ कि जब तक यू डोंट नो द होल स्टोरी ऑफ द सिनेरियो, जस्ट डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ जजमेंट्स। बट सिर्फ ये वीडियो यहाँ पर इसलिए चल रही है कि कल से लेकर अब तक ये सोशल मीडिया पर सारे चैनल्स पर राउंड्स कर रही है। और आई एम नॉट सेइंग कि अगर कोई मर्द पिटे खुदा ना खास्ता तो ये फनी है, इट इज नॉट फनी। ये पिटने वाली चीज है ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे। दिस कैन बी समथिंग लाइक ओह यू आर लुकिंग सो गुड, इस तरह का भी हो सकता है ना, ऐसे भी तो होता है ना। एंड आई थिंक देयर कम्स अ टाइम व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ डू बिकम फ्रेंड्स, यस, है ना, एंड इट इज लाइक चल
मैंने वगैरह जा अवे शहजादे अपना काम कर टाइप वाली चीज़। सो ले पे बयान आया कोई वजाती मखवास आपका? आई डोंट नो, मेरे ख्याल पता नहीं, मुझे लग रहा है कि जर्नलिस्ट अगर सवाल भी करेंगे तो क्या जवाब देगा और वो सवाल क्या करेंगे? हाँ। सो ये ना मैंने आपको कहा था ना, ये वही वाली गेम हुई है, जा अवे शहजादे अपना काम कर। तो दे वर हैविंग सम फन। और वो जो तैयारे का दरवाजा है वो पहले खोल दिया, कैमरे वाले खड़े हुए थे, उन्होंने कहा। और वो जो अटेंडर है यानी जो हॉस्टेस है बेसिकली, वो भी इस तरह से पीछे आई ना कि वो शॉकिंग लगा सबको। मुझे ना इस पे इंडियन मीडिया की कवरेज देखनी है। थप्पड़ पड़ा मखरौन को, फ्रांस के सदर, वजह क्या हो सकती है? इस टाइप का कुछ है ना, इस तरह की चीज। क्या ताल्लुकात में कोई दरार है और फिर बीच में ठक ठक ठक। So anyways, चले आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नॉर्मल चीज़ों की तरफ आते हैं। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सिफारती महाज पे है और भारत को वॉर फ्रंट पे धूल चटाने के बाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी पूरी काबीना अलॉन्ग विद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो इस वक्त दौरे पे मौजूद हैं। तुर्की का दौरा उन्होंने मुकम्मल किया, दैट वाज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। वो पहुंचे कल ईरान और कल उनकी बहुत ही आम मुलाकात हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली मसूद पेज़ेशकियान से तो उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से मुलाकात भी हुई और उन्होंने पाकिस्तान के दौरे की उनको दावत भी दी। बिल्कुल, और ये दौरा इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इस पे फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, इस पे डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे, तो तमाम तर क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। और इसका ये इंदिया यही था कि ऑब्वियसली इस मुलाकात में सारे एस्पेक्ट्स पे बात होनी है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट हो, चाहे वो अदरवाइज़ डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बातचीत हो। तो अहम तरीन दौरे का मकसद नज़र आया अब तक। और सबसे अहम बात यह कि कल जो प्रेसर हुआ दोनों जानब से, उसमें भी बड़ी क्लैरिटी आ गई कि ये दोनों जो ममालिक हैं ये किस समत में जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी हुई होगी वो इंडिया को लगी होगी, क्योंकि रीजन में इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन बनती जा रही है, पाकिस्तान इज़ ऑन अ विनिंग फ्रंट। दो मामलात पे, एक तो ये कि जब वहाँ पे कश्मीर और पानी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बात की विद ईरानियंस, और दूसरा कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जी हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं। तो ये दो चीज़ें, एक तो भारत के साथ मामलात वो अब किस रुख पे जाते देख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स, और इसके साथ साथ अब जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कहा है पाकिस्तान ने, तो उस पर क्या चीज़ होने जा रही है। क्या हम एक नए ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर हम एक नए ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान के पुराने एलाइज हैं वो क्या सोच रहे होंगे, सब पे बात कर लेते हैं। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सो डॉक्टर जमील, पाकिस्तान पहले तुर्की अब ईरान में मौजूद रहा और वहाँ पे बड़े अहम बयानात दिए, आयतुल्लाह खामनेई से भी मुलाकात हुई। सो इनिशियली आप ये बताइए कि कैसे देखते हैं पाकिस्तान के इस तमाम तर मामले को। अगेन इट्स 2-1, क्योंकि अगर भारत की तरफ देखें तो वो शशि थरूर जो उनकी लीड कर रहे हैं वो एक कंटिंजेंट है जिसको वो पूरे यूरोप में घूम रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वज़ीर आज़म खुद भी निकले हुए हैं सिफारती महाज पे, बिलावल भुट्टो को भी अलग से उन्होंने महाज पे निकाला हुआ है। सो इस मूव को कैसे देखते हैं इनिशियली, तो पहले ये बताइए। दरअसल मुख्तलिफ है, क्योंकि हम तो अपने प्राइम मिनिस्टर वो अपने फ्रेंडली कंट्रीज के पास गए हैं और उसमें जो हमारा डेलीगेशन है बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में, तो वो जाएगा बाकी दीगर में जो जिनसे हमारे नॉर्मल ताल्लुकात हैं। लेकिन ईरान का जहाँ तक ताल्लुक है, तुर्की का ताल्लुक है, अजरबैजान का ताल्लुक है, ये हमारे फ्रेंडली कंट्रीज ईरान और तुर्की और अजरबैजान तो बहुत ज़्यादा हमारे ईरान से कोई थोड़े बहुत हचपोले आए थे वो भी ख़त्म हो गए। तो जिसकी वजह से जो खित्ते में तगय्युरात हैं और खित्ते में जो इस वक्त हालात व वाक़यात हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये इंगेजमेंट, और ख़ास तौर पर जो 4 रोज़ा जंग थी जिसमें भारत ने अपने तबाह आजमाई करने की कोशिश की और उसको जवाब उसका मिल गया, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा फोर्सफुल किस्म का जवाब मिल गया। तो उसके बाद ये जो विजिट है, इस विजिट में फील्ड मार्शल का साथ में होना, क्योंकि इस खित्ते में जितने भी इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, देखिए बायलैटरल रिलेशंस का हमें पता है, हमें ये भी पता है कि 24 MOU साइन हुए हैं और उस पर बड़ी अच्छी प्रोग्रेस करने की कोशिश की जा रही है। हमें ये भी पता है कि तुर्की के साथ हमारा ये मुसम्मम इरादा है दोनों मुल्कों का कि हम अपने तिजारत को 5 बिलियन तक पहुंचा दें।
और फिर उसके अलावा कल्चरल ट्रेड और हमारी अपनी जो ब्रदरली रिलेशंस है, मिलिट्री टू मिलिट्री है। इसी तरह ईरान का इसलिए इसमें बहुत कलीदी मामला आ जाता है कि ईरान को इस पैराहे में देखें कि ईरान चीन का इस वक्त बहुत कलीदी, बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर है। 400 बिलियन के उनसे मुआहदे हुए हुए हैं ईरान के साथ। उनकी डिफेंस इंटेलिजेंस कोऑपरेशन का चाइना के साथ मुआहदा है, और चाइना हमारा ज़ाहिर है वो सबसे बेहतरीन दोस्त है दुनिया में। तो चाइना हमारा दोस्त, चाइना ईरान का दोस्त, चाइना इस ब्लॉक में सबसे मुहर्रिक, और चाइना जो है इस वक्त दुनिया की दूसरी इकोनॉमी है और दुनिया की इस वक्त मिलिट्री ताकत के लिहाज से भी दूसरे नंबर पर है। लेकिन चाइना और रशिया की मिलिट्री ताकत मिलाई जाए जो कि इस ब्लॉक का हिस्सा है, तो वो पैरेलल आ जाती है और कुछ मामलात में सबकत अमेरिका से ले जाती है। अब इस पैराहे में देख लेते हैं इस पूरे दौरे को। इस दौरे में क्योंकि फील्ड मार्शल भी साथ थे हमारे सिपा सालार, और जो कंसल्टेंसीज की जरूरत है इस वक्त गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, वो साथ साथ कंसल्टेंसी भी यकीनन हो रही होगी। और वो जरूरी इसलिए था कि अगर वो हॉटलाइन उठाते, बात करते, चेक करते, तो बेहतर ये है कि दस्ती दस्ती हर चीज सामने उनको मुहैया थी। और उसमें यकीनन कुछ बातें तो ज़ाहिर है अखबार में आती हैं, कुछ बातें जो हैं पसे पर्दा होती हैं, जो कि खित्ते की हालात और खित्ते के जो इस वक्त उभरते खतरात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए की जाती हैं। ईरान के लिए खतरात इस वक्त ये हैं बढ़ते हुए, क्योंकि ईरान को अगर किसी खतरे से दो चार होता है तो ईरान का हमारे साथ बॉर्डर है। ईरान पे अगर कोई हमला होता है, जिस तरह के इजराइल बहुत तैयारी में है और बड़ी इस वक्त अमेरिका के साथ हम आहंगी में है, और अमेरिका अभी इजाज़त क्लियर नहीं कर रहा है, रेड फ्लैग अभी ग्रीन फ्लैग नहीं दिखला रहा है इजराइल को। जिस दिन दिखला दिया उस दिन वो हमला होने के बिल्कुल उसमें ज़्यादा क्या बल्कि कभी चांसेस हैं कि ईरान पर हो जाएगा। तो उसके मज़मरात तो पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे ना, खित्ते पर भी पड़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ों को अगर पैराहे में देखा जाए तो फिर अब ज़रा हम देख लेते हैं तिजारत के लिहाज से। ज़ाहिर है ईरान से हमारे मुआहदे हुए हैं, उन मुआहदों के बारे में कल गुफ्तगू हुई है कि जो उन मुआहदों पर हम इम्प्लीमेंटेशन साइट पर चले जाएंगे, लेकिन हमारे क्योंकि सैंक्शंस के मसाइल की वजह से वो ईरान भी समझता है, इसीलिए ईरान आर्बिट्रेशन में नहीं गया। अगर आर्बिट्रेशन में जाता तो पाकिस्तान पे भारी जुर्माने पड़ सकते थे। उससे बढ़कर एक और बात हुई है जो कि अगले कोई 40 घंटों में होने वाली है, वो है पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान का एक और मीटिंग हो रही है। वो भी रीजनल पीस के हवाले से हो रही है। ठीक है, बायलैटरल बातें और ट्राइलैटरल बातें भी इसमें होंगी, लेकिन बेसिकली रीजनल पीस के लिहाज से। और आपको पता है कि हालिया जो जंग हुई है हमारी भारत के साथ, उसमें तुर्की ने कितना हमारा साथ दिया है, अजरबैजान ने कितना साथ दिया है। इन दोनों का बाइकाट किया है इंडिया ने, इनकी मसनूआत का, इनके टूरिज्म का, इनकी बाकी चीज़ों का। उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा। कश्मीर के बारे में हमारी हिमायत करते रहे, ईरान भी कश्मीर के बारे में हमारी हिमायत करता रहा। ईरान ने मीडिएशन की कोशिश की, अपनी जो भी उसकी हैसियत है, उसके वजीर खारजा हमारे पास आए, इंडिया में गए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान का ये नरम गोशा और ईरान की जो उन्होंने जेस्चर दिखलाया है ताज़ा तरीन, उसमें और खित्ते की जिस तरह मैंने बताया इलाकाई और जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें ईरान की अहमियत भी काफ़ी है। ये बताइएगा व्हेन ईरान, जब पाकिस्तान ये समझता है कि हमें तेहरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाने में उनको सपोर्ट करना चाहिए, वेयर एज यूएस की अपनी एक काइंड ऑफ रिजर्वेशंस हैं इसके हवाले से, इन तीनों मुल्कों के आपस के रिलेशन को और न्यूक्लियर अटेन करने की तेहरान की ख्वाहिश को मिलाकर किस तरह से देखते हैं इन मुल्कों के रिलेशनशिप को, नोइंग कि इस वक्त जब जंग छिड़ी है तो उसमें अमेरिका का क्या किरदार रहा है दोनों मुल्कों को सेटल करने में? नहीं, अमेरिका का तो बड़ा कलीदी किरदार रहा है, जिसपे वहाँ इंडिया में वो खुश नहीं है इंडियंस इस मामले में कि इंडिया तो हमेशा से ये राग अलापता था कि बायलैटरल मामला है। ये मामला कैसे आ गया कि 9 मरतबा ट्रंप ने जिक्र किया कि जी मैंने मीडिएशन में मदद की है और इस तरह मीडिएशन हुई है। तो वो तो इंडिया का वो जो एक डॉक्ट्रिन था कि ये बायलैटरल मामला है कश्मीर का और पाकिस्तान का बायलैटरल मामला है हमारे साथ, किसी तीसरे मुल्क को ज़रूरत नहीं है, तो वो डॉक्ट्रिन ख़त्म हो गया। कश्मीर का काज उभर के आ गया इसलिए कि वो बायलैटरल मामला नहीं रहा, अब वो मल्टीलैटरल मामला आ गया है। तो आ जाते हैं आपने ईरान चल रहा है, जी उसकी तरफ ईरान की आपने बात की। ईरान के जौहरी मामलात में बड़ी ही जिसे कहा जाए कि पॉलिसी स्टेटमेंट दी है प्राइम मिनिस्टर ने, और यकीनन
क्योंकि फील्ड मार्शल भी साथ थे, तो सोच समझ के दी होगी कि ईरान की जौहरी जो है उसकी सलाहियत को पीसफुल पर्पस के लिए हम उसको बिल्कुल उसकी फेवर करते हैं, जो कि इजराइल की मंशा के बिल्कुल खिलाफ है। और इजराइल और अमेरिका इज इजराइल एंड इजराइल इज अमेरिका, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि अमेरिका इस वक्त इंक्लाइंड है कि ईरान के साथ डील कर ले और ईरान को तय देके जो उसकी पीसफुल पर्पस के लिए एनरिचमेंट को कम करवा ले। जो अभी वो 60% आगे चले गए हैं, तो वो चाहेंगे कि दोबारा वो JCPOA जो ए है, यानी कि जो जौहरी अकॉर्ड था उसके मुताबिक कि वो दोबारा 25 और 30% पे उसको ले आए, जिसमें ईरान महसूस होता है कि राजी हो जाएगा। और ये टाइम इजराइल जो है इस पे वो थोड़ी सी हिलो हिजत कर रहा है, बल्कि वो एतराज है उसको कैसा ना करने दें। फिर डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ है कि इसमें सऊदीया का क्या किरदार देख रहे हैं? बिकॉज तमाम तर मामले में, इस तमाम तर चीज़ में आपको लगता है कि पाकिस्तान को सऊदीया भी जाना चाहिए? जाएगा पाकिस्तान? वो तो यकीनन जाएगा ना। सऊदीया तो देखें, सऊदी से तो हमारे चोली दामन का साथ रहा है। जब भी कोई मुश्किल आया है तो सऊदीया हमारे साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो जब हमने धमाके किए थे, एटमी धमाके किए थे इंडिया के जवाब में उस वक्त, या उसके बाद में, और अभी अगर रोल ओवर को देखा जाए और जो उन्होंने हमारे पास डिपॉजिट रखवाए हुए हैं, तो ये सऊदी अरब के बगैर, क्योंकि सऊदी अरब तो इस खित्ते में OIC का उसका पास सीट उसके पास है, OIC का होस्टिंग उसके पास है, और OIC के मामले में बहुत ही मुतहर्रिक है। इसी तरह वेस्ट के साथ बहुत मुतहर्रिक है, अमेरिका के साथ बहुत मुतहर्रिक है, हमारा दोस्त है। तो सऊदी अरब के बगैर तो इस पूरे खित्ते में वो ये जितने मसाइल हैं वो हल करना बड़े मुश्किल हो जाएंगे। लिहाजा यकीनन जा रहे हैं उसमें, तो यकीनन सऊदी अरब हो गया, गल्फ कंट्रीज बाकी जो हैं उसमें सऊदी अरब और UAE, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़रूर इसमें मैं समझता हूँ अगले चंद दिनों में आप देख लीजिएगा कि हमारा न सिर्फ डेलीगेशन जाएगा बल्कि प्राइम मिनिस्टर भी, क्योंकि इस तरह नहीं होता है कि बैग उठा के चले जाएं, वहां से दावत आती है। तो यकीनन अगले चंद दिनों में या तो कोई दावत आ जाएगी या प्राइम मिनिस्टर किसी और लिहाज से वहां का विजिट होगा। डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी देखना होता है कि क्या आपने आगे चीज़ों को मजीद किन चीज़ों को सॉर्ट करना है, किन को आगे बढ़ाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील, आप हमारे साथ एनालिसिस इस दौरे पर आपने इस सारे मामले में ना मोदी साहब की जो एक मेहनत थी, जो चाबहार के थ्रू पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, वो लॉस हो। मैं कल देख रहा था कि एक उनके ही वो उसको कैपिटलाइज भी नहीं कर सके। उनकी तरफ के एक जर्नलिस्ट ने कहा कि जो हमारे लोगों ने 25 साल मेहनत की, पाकिस्तान ने उसको 1 घंटे में ज़ाया कर दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान क्या ज़बरदस्त काम कर रहा है। कुछ क्रिकेट की अगर बात हो जाए तो इस फ्रंट पे भी इंडिया ने भरपूर कोशिश की थी कि पाकिस्तान को गजन पहुंचाए, हो नहीं सका ऐसा। बांग्लादेश की टीम जो आई दौरे पे, उसने कल कदाफी में प्रैक्टिस की और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी प्रैक्टिस की, और बताया जा रहा है कि वो प्लेयर्स जिन्होंने PSL फाइनल में हिस्सा लिया था उनको रेस्ट है, लेकिन बाकी जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कौमी टीम के नए नवेले हेड कोच हैं माइक हैसन, उन्होंने ये कहा है कि बाबर रिजवान दोनों बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, हमारे प्लान में वो है, लेकिन उन्हें कुछ चीज़ें बेहतर करनी है, वो बेहतर कर लेंगे तो फिर उनको तो इससे तो यही जाहिर होता है कि ही इज़ उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है यंगस्टर्स को ओवर बाबर आजम एंड ओवर रिजवान। तो मेरे ख्याल में अब देखना ये है कि अंदर की खबर तो हमें हमारे एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। हमारे साथ सैयद अवैस साहब मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट। सर साहब ये बताइएगा, ये ज़रा क्या दुरुस्त कराना है हसन साहब ने बाबर आजम और रिजवान का? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। इस वक्त आपको पता है कि सब जितने भी प्लेयर अपना है पाकिस्तान की आप बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त जो टीम मैनेजमेंट है और पाकिस्तान इस वक्त तैयारी कर रहा है T20 वर्ल्ड कप की, और यहाँ तक कि एशिया T20 जो खेला जाना है। मुझे पता है टीम सिलेक्शन के ऊपर मेरे भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि सबसे पहले तो तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि इतनी भी सुबह की आन पड़ी थी कि आपने सुबह आते ही टीम जो उनसे सिलेक्ट कर दी, सुबह 8 के टाइम का थोड़ा सा आपने शाम तक का वेट नहीं किया। 2 प्लेयर्स की बात करूं जिस पे शायद बहुत सी तनकीद आपको पता हो भी रही है इस वक्त, स्पेशली हुसैन तलत की अगर आप बात करें, मिडल ऑर्डर के अंदर आप उनको लेके आए, वैरस उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई खास परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें। T20 के अंदर PSL में भी आपने देखा पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वो खेल रहे थे, कोई सच इंप्रेसिव परफॉर्मेंस उनकी थी नहीं। उससे बेहतर था मास सदाकत जैसे यंगस्टर को आप इंक्लूड कर लेते टीम के अंदर। उसके अलावा फ़हीम अशरफ की आपको पता है कमेंटेटर्स खुद बात कर चुके हैं कि फ़हीम अशरफ जिस वक्त बैटिंग कर रहे थे, बेशक उन्होंने 28-30 रन किए थे, लेकिन इनके ऊपर T20 वर्ल्ड कप में भी तनकीद हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी तनकीद हुई थी, और अब भी जाके इस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान था।
सबसे बड़ा जो इस वक्त जो पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेट सिनेरियो किया वो था सुफियान मुकीम को ड्रॉप करना। एक प्लेयर ने 11 या 10 मैचेस के अंदर 18 से 19 विकेटें आपके लिए ली हैं। एक उसका मैच बुरा गया पीएसएल के अंदर जिसमें पेशावर ज़लीम ने उसको बेंच लाइनअप कर दिया। पाकिस्तान टीम ने उसको ड्रॉप कर जीत के उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करके आपको दिया है। वेरस बाबर और रिजवान की जो बात आप करें, देखें बाबर नो डाउट है, मुझे पता है कि कैमरा भी लगता है, कमेंटेटर्स बात करते हैं, जब उसकी विकेट जाती है दूसरी टीम जो उसका एक मोराल है वो ऑब्वियसली बड़ा पॉजिटिव होता है कि बड़ी विकेट है, सबको पता है अपनी डे पे वो बड़ा तगड़ा परफॉर्म करता है, उसने परफॉर्म करके दिया है। लेकिन आने वाले अगर वक्त की आप बात करते हैं, क्योंकि जिस सीट के अंदर T20 क्रिकेट जा रही है, आपको पता है 230 भी हो रहा है, 240 भी हो रहा है, चेज भी हो रहा है। बाबर आजम हो चाहे रिजवान हो, उनकी T20 के अंदर मैं कहता हूँ जगह थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि आप अब जा रहे हो उन बैट्समैन की तरफ जो कि स्ट्राइक रेट बड़े स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। जैसे हसन नवाज था, उसने चौथे पांचवें पोजीशन के अंदर देखे ना, उसने जाके अपने आप को मनवाया है। अगर आप ओपनर्स की बात करें तो साहिब फरहान ने 170, 180, यहाँ तक 230, 240 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। तो अब स्ट्राइक रेट बैटिंग के ऊपर बात चल चुकी है। मुझे पता है बहुत से लोग इस वक्त भी तनकीद करेंगे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको, लेकिन वो सीनियर्स हैं आपको उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है, आपको बड़े तरीके से हैंडल करना है। आपने उनको बताना पड़ेगा कि यार आप हमारे T20 प्लान्स में नहीं हो, आप ऑडियो टेस्ट के प्लान में हमारे साथ। ओके, बट फिर ओवैस ये बताइए कि फिर इस टीम में जब आप T20 की बात करते हो, ऑब्वियसली 11 के 11 वोंट कम एंड जस्ट गो बैंग बैंग बैंग, कहीं आपको कामनेस की ज़रूरत तो होगी ना। सिचुएशंस हमेशा से ऐसी नहीं होंगी कि आपको बेल्टर मिलेगा, सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपको आएँ और आप 20 बॉल 35 करें, इनिंग्स बिल्ड करें। सो हाँ, ये हसन नवाज में हमने क्वालिटी देखी ज़रूर, बट व्हेन इट कम्स टू बाबर एंड रिजवान, अगर तो उन्हें आना है वापस T20 में, व्हाट डू दे हैव टू चेंज? डू दे हैव टू चेंज द टेक्निक, या फिर उन्हें अपना नंबर चेंज करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये देखिए आपने एक अच्छा सवाल और बल्कि उसका जवाब भी अच्छा ही दे दिया कि आपको टेक्निक नहीं, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स है। देखिए आप परफॉर्म कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, दैट मींस कि आप टेक्निकली वाइज आप तगड़े हैं, ठीक है, बुरा पैच सब प्लेयर्स के ऊपर आता है, लेकिन आपको नंबर गेम अपनी फिर चेंज करनी पड़ती है। किस सेंस में कि मिडिल ऑर्डर के अंदर जो आपने स्टेबिलिटी की बात की, कि अगर अभी इस वक्त पाकिस्तान का स्क्वाड आप बांग्लादेश के खिलाफ उठा के देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इसमें किसी प्लेयर को जस्टिफाई सेंस में नहीं कर सकते, नए प्लेयर की मैं बात करूँ, क्योंकि सैंपल साइज बड़ा नहीं है, सिर्फ 3 T20 मैचेस का सैंपल साइज है, उसमें आप क्या किसी को जस्टिफाई करोगे? ज़्यादातर लड़के आपको पता है बेंच पे ही बैठे रहेंगे। आप ओपनर्स साहिबजादा फरहान आपके पास मौजूद है, साइम अयूब आपके पास मौजूद है, उसके बाद अगर हारिस से आप करवाना चाहें, आपके पास एक ऑप्शंस काफी मौजूद हैं। जब मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी की बात आती है, जहां पर आपने बात की कि खुदा ना खास्ता अगर आपके जल्दी प्लेयर्स आउट होते हैं ऊपर से, तो आपको स्टेबलाइज के लिए इनिंग्स चाहिए, वहां पर बाबर और रिजवान एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जब मिडिल ऑर्डर की बात आती है, आपको पोजीशन अपनी बैटिंग की चेंज करनी पड़ेगी। देखें फिर मैं कह रहा हूं कि आपको स्ट्राइक रेट के ऊपर इस वक्त चली गई ये दुनिया T20 क्रिकेट, वो स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, बीच में स्टेबिलिटी भी आती है कि कुछ प्लेयर होते हैं जो कि स्टेबलाइज इनिंग्स के लिए वहां पर खेलते हैं कि ताकि एक विकेट को रोक सके एक साइड को। तो बाबर हो चाहे रिजवान हो, उनकी पोजीशन खुद उनको समझना पड़ेगा कि हमें अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज करके मिडिल ऑर्डर में आना पड़ेगा। ऐसे सीनियर प्लेयर्स, ऐसा सीनियरिटी आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर जाके परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑल्सो डाउन द ऑर्डर हमें हिटर्स की भी ज़रूरत है। वी डोंट सी अ लॉट ऑफ हिटिंग फ्रॉम पाकिस्तानी बैटर्स, और फिर हमें फिनिशर्स की भी ज़रूरत है। यानी चौथे और पांचवें नंबर का जो आपका बैटर है, अगर वो आता है, वो हो सकता है 12 पर 36 रन आपको बना के दे दे, लेकिन वो आखिरी ओवर तक नहीं जाएगा। अगर वो हिटिंग की जानिब जाएगा तो हो सकता है वो आखिरी या सेकंड लास्ट क्रूशियल ओवर में आउट होकर चला जाए, और फिर आकर वही बॉलर्स पर गेम एंड हो रही होती है। अच्छा देखें, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर आप थोड़ा सा बॉलिंग या बैटिंग ऑलराउंडर की आप बात करें, खास करके 5वां 6ठा नंबर आप कर लें, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर आप हार्दिक पांड्या से अपना आप मुकाबला करते हो। ऐसा पिंच हिटर की बात मैं कर रहा हूँ, या आप करते हो मैक्सवेल की बात कर लें, स्टोनिस की बात कर लें, ये बड़े नाम है जो इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर ऑलराउंडर परफॉर्मेंसेस आपको दिखा रहे हैं। 5वें 6ठे प्लेयर के अंदर एक अच्छी बात है कि हसन नवाज जैसा एक प्लेयर आपके पास आ गया कि उसने चौथे में भी परफॉर्म करके दिया, 5वें में भी किया, और उसने उस मैचेस में परफॉर्म करके दिया जिसमें आपको 19-20 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, तब भी उसने परफॉर्म करके आपको दिया कि करंट सिचुएशन अपने ऊपर प्रेशर आप आने नहीं दिया। फहीम अशरफ इस वक्त आपके पास मौजूद है, मोस्ट प्रोबेबली वो 6ठे पे शायद बैटिंग करने आए, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या होगी। उन्होंने उस दिन परफॉर्म करके भी आखिरी मैच के अंदर दिया कि आखिरी ओवर में 28-29 उन्होंने स्कोर कर दिया था, इम्पैक्ट है उसके अंदर। अब मोहम्मद वसीम जूनियर वन फॉर्चुनेट था कि वो इंजर्ड हो गए क्वेटा वाले फाइनल के अंदर, तो पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि सैंपल साइज बहुत बड़ा है कि 3 T20 मैचेस के अंदर आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। आपको इन लड़कों को लॉन्ग रन देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं
कि आपकी टीम एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करे, फिर आपको वो स्क्वाड जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको फिर आपको लॉन्ग रन देना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन से पहले आपको कुछ को इख्तियार देने पड़ते हैं। ये जो मुझे नहीं पता कि उनका क्या इस वक्त टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए माइक हेस्पिन के साथ, क्योंकि जितना इस्लामाबाद यूनाइटेड के डग आउट को आप देखें तो वहां पर ऑब्वियसली वो एक हेड कोच है, उसके इख्तियारात हैं, उसको पता है कि मैंने टीम क्या खिलानी है, मैंने किस पोजीशन के ऊपर टीम खिलानी है। अगर ये चीजें फिर होनी है कि जी पेपर वहां से कागजी कार्रवाई करके आई होगी कि जी ये अपना 15 का स्क्वाड है, इसी से आपने टीम को चलाना है, तो ज्यादा देर वो नहीं टिकेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो हेड कोच है, चाहे आपका कप्तान है, चाहे टीम है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस साहब। मेरे ख्याल में इससे लग ऐसा कि देन इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग ब्रेक फॉर बाबर आजम एंड रिजवान। अगर हम इस ऑर्डर होते ही कितने हैं। हां हां लेट्स सी। अच्छा, ब्रेक तो लई लग रही लाहौर कलंदर्स की जो फतूहात है ना, मैं चाहूँगा कि हम एक फुटेज दिखाएं जिसमें जब लाहौर कलंदर्स जीती और उसके बाद हाउ डिड द बॉयज सेलिब्रेट, ये बड़ी ज़बरदस्त फुटेज थी। मीनवाइल हम ये फैसला करते हैं कि आसान है नहीं, आप एक ब्रेक लें। वेलकम बैक। जी आप जानवर ले आए? ये मुसलसल सवाल यही होता रहता है, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। अब आप जिससे भी मिलेंगे ना वो आपसे पूछेगा। जानवर आ गया? ले आए? आगे तो फिर कौन सा आया? नहीं, फिर कौन सा आया? फिर वो कितने का आया? कौन सा का क्या मतलब है? गॉडजिला थोड़ी लाएंगे, गाय बकरा ही लाएंगे और क्या? यार तो बताएगा ना कि मैं बकरा लाया, गाय गाय भैंस आया या क्या आया, ऊंट आया, क्या आया, ये तो बोलेंगे ना। मैं ना एक मामले में मैं हमेशा से पूछता हूँ, आई मीन आई फ्रॉम द प्रिविलेज्ड नस्ल जो कि सुजुकी पिकअप पे बैठ के जाते थे और मंडी और वापस आते थे। आपकी नस्लें पता नहीं जाते वो गाड़ियों पे। क्यों अभी भी बहुत सारे लोग बाइकों पे बकरे लेकर आ रहे होते हैं। ये बाइकों पे जाने का, बाइक पे जाने का एक अलग है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना, फ्रॉम वन प्लेस, वहाँ पे जो गाय छोड़ के आती थी किसी इलाके में, वहाँ से सारे मोहल्ले वाले चढ़ के, और उसके बाद जब वाकई सोहराब बोट पे लगा करती थी मंडी, अब तो सोहराब बोट से बहुत दूर जा चुकी है, आगे चली गई है, बहुत दूर जा। तो ये एक सॉर्ट ऑफ अ कल्चर, इट्स सॉर्ट ऑफ एन एक्टिविटी जिसमें पूरे मोहल्ले, पूरे खानदान वाले सारे कज़न्स आपस में मिलके जा रहे होते थे। वैसे इसी तरह की मंडियाँ पूरे मुल्क में कायम तो हो चुकी हैं। अब व्यापारी ये कह रहे हैं, जैसे कि हमेशा से कहते हैं कि इस बार जानवरों की कीमतें पिछली बार से ज़्यादा हैं, 30 से 40। क्यों जी? क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, क्योंकि चारा महंगा हो गया, मंडी में पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं बुकिंग कराने के लिए, सो एवरीथिंग, क्योंकि हम फानूस लगाते हैं, क्योंकि हम झूमर लगाते हैं, क्योंकि हम लाइटें लगाते हैं, उसके भी पैसे हम डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो इस्लामाबाद का रुख कर लेंगे। बिल्कुल इस्लामाबाद का रुख करते हैं। फ़ाद हमारे नुमाइंदे वहाँ से हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से। कल फ़ाद हमने बात की कराची और हैदराबाद में क्या रौला है और किस तरह से लोग आ रहे हैं और मंडी का रुख कर रहे हैं और कुछ खरीद रहे हैं या सिर्फ विंडो शॉपिंग करके जा रहे हैं। इस्लामाबाद में बताइएगा कि सर क्या ट्रेंड है? यहाँ पर भी आगे लोग तस्वीरें वगैरह वीडियो बना के चले जाते हैं, कुछ खरीद भी रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लामाबाद के अवाम की जो आदत हैं वो कराची और हैदराबाद वालों से थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर मंडियाँ जो हैं 6 मुख्तलिफ मकामात पर कायम तो कर दी गई हैं, लेकिन गाहकों ने अभी तक, ख़रीदारों ने रुख नहीं किया। जानवर मौजूद हैं। इस मरतबा जो व्यापारी हैं वो ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता साल की निस्बत 30 से 40% तक जो है वो जानवरों की कीमतें ज़ायद हैं। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद की मंडियों तक जानवरों को जो है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से लाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी हैं, जानवरों की देखभाल के अखराजात भी इस मरतबा कहा जा रहा है कि बढ़ गए हैं, चारा महंगा हो गया है, मुख्तलिफ वजूहात हैं। बहरहाल इस्लामाबाद में 6 मुख्तलिफ मकामात पर मंडियाँ लगा दी और इस मरतबा जो बड़ा जानवर है, गाय बैल हैं, उनकी कीमतें 3-3.5 लाख से शुरू हो रही हैं और 10-12 लाख तक जाती हैं। और इसके बाद जो छोटा जानवर है, बकरा, दुम्बा, उनकी कीमतें नॉर्मल जो बकरा या दुम्बा है उसकी कीमत 70-80 हज़ार से शुरू होकर तो 1.5-2 लाख तक जा रही है। तो ये सूरत हाल है। इस्लामाबाद वालों ने अभी तक मंडियों का रुख किया नहीं। जो चेदा जो लोग आ रहे हैं वो भी खाली जानवरों को देखकर और दिल बहलाकर चले जाते हैं, कीमतें सुनकर जो है वो होश उड़ जाते हैं उनके। बहरहाल ईद जूं करीब आती जाएगी तो रश ज़ाहिर है बढ़ता जाएगा। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, इनसे मंडी की सूरत हाल जान लेते हैं। जी जनाब बताइएगा, इस मरतबा मंडी की क्या सूरत हाल है गुज़िश्ता साल? मंडी की सूरत हाल तो ये है कि आज 4 दिन हो गए इधर आते हैं, वो गाहक भी आते हैं, हम भी आए हुए हैं। 4 दिन हो गए इधर गाहक आते हैं, वो पूछते हैं, चले जाते हैं, इसलिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है।
जो जानवर पिछली दफ़ा 2,30,35,000 का हम खरीद के 3 लाख का 3.5 लाख का देते थे, वो इस वक्त 3.5 से 4 लाख का हो गया है। वो 4 लाख से वो बढ़कर फिर हम भी उसकी मजदूरी भी लेते हैं, उनके अखराजात भी हैं, ये लोग पूछ के चले जाते हैं। अभी तक कोई जानवर आपने बेचा भी है 2-3 दिन? ये 3 दिन में ये जितनी मंडी लगी है सिर्फ 3 जानवर बिके हैं, उससे अभी कोई जानवर और नहीं बिका। जी, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें इस्लामाबाद वाले जो है वो बिल्कुल इस बात से हमें भरपूर अंदाजा हो गया है कि अब तक सिर्फ 3 जानवर ही बिके। और हो सकता है कि डेली जिस भी मंडी में कोई अपना जानवर खड़ा करता होगा डेली बेसिस पर उसको उसके चार्जेस तो पे करने, जितना देर उसको लगते होंगे वो चार्जेस ऐड अप होने हो जाते होंगे, किराया देना पड़ता है उस थल्ले का जहाँ पे जाना खड़ा। फात आपका बहुत शुक्रिया, उम्मीद यही करते हैं कि इस्लामाबाद लेकिन भाई जो भी जाके जानवर खरीदे ना जरा चेक वेक करके ना, पता नहीं आजकल रुइयां वुइयां बांध कर भी और पता नहीं क्या क्या करके भी जानवर बड़े धोखे। पता है क्या, वैसे ना लड़कों को इस पे भी हमें एक सेगमेंट करना चाहिए कि लड़कों को धोखे जो है वो मोहब्बत में ज़्यादा मिलते हैं या मंडी में? बहुत धोखे होते हैं ना भाई। वो दांत जो है वो जोड़ देते हैं एल्फी से। सो आज अब एक और बहुत अहम के तो नहीं ना जुड़े हुए होते दांत एल्फी, मैं आपको दिखाऊंगा, मंडी ले आके बेफिक्र हो जाए। अच्छा, एक और बहुत अहम मामला, आलमी डेटा लीक हो गया। 18 करोड़ से ज़ायद सार्फिन की हसास मालूमात चोरी हो गई, जिसके बाद साइबर इमरजेंसी ने सार्फिन से फ़ौरन पासवर्ड बदलने के लिए और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की हिदायत की। लेकिन अब इस पर सवाल ये बनता है कि क्या पासवर्ड चेंज करने से कुछ होगा? उसमें से एक मैं भी इनका रिसीविंग एंड टू, बिकॉज माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बोथ गॉट हैक्ड। यस, और अब वो वाइप आउट हो चुका है। ओह नो, वाइप आउट हो चुका है। और फिर अब मसला ये है ना कि लोग एक ही पासवर्ड रख लेते हैं, वो गूगल का भी वही रख लेते हैं, उससे फिर आपका इंस्टाग्राम फेसबुक कनेक्टेड होता है एंड देन फिर आपका नंबर होता है, तो फिर व्हाट्सएप के भी मामला ज़रा अजीब आजकल चल रहे हैं, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, कुछ कह रहे हैं हैक भी हो सकता है। रईस एहसन साहब हमारे साथ मौजूद है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं आप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये कुछ अजीबो गरीब किस्म की स्केरी किस्म की खबरें आ रही हैं, इतना बड़े अमाउंट में लोगों का डाटा इस तरह से लीक हो जाना, इट्स अ वियर्ड थिंग, नॉट वियर्ड बट आई थिंक स्कैरी है बहुत ज़्यादा ये। और लोग हर वक्त, वी आर ऑलवेज ऑन फोन, हमारी सारी चीज़ें, हमारे अकाउंट नंबर्स, एवरीथिंग इज़ ऑन आवर फोन्स। ये इतना डरावना लग रहा है सिर्फ सुनने में कि मिलियंस में लोगों का डाटा लीक हो जाना। जी बिल्कुल। अब ये जो अभी न्यूज़ आई थी इसके बारे में, ये एक इन्फोस्टीलर मैलवेयर था। तो एक काइंड ऑफ ट्रेडिशनल मैलवेयर है, लेकिन एट अ ह्यूज स्केल अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो 180 मिलियन प्लस से भी ज़्यादा डैमेज कर सकता है। एंड इट्स ट्रू, बिकॉज ये एक ऐसा मैलवेयर है जो कि आपके सिस्टम में क्वाइटली बैठता है और सिर्फ आपकी मूव्स, आपके जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे होते हैं उसको गैदर करता है सिर्फ, ताकि वो जो जिसने एग्जीक्यूट किया, जिस हैकर ने एग्जीक्यूट किया है, उसको वाया इंक्रिप्टेड चैनल्स या तो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर के ज़रिए क्वाइटली सेंड करता रहे। कुछ आपको रैंसमवेयर टाइप नहीं दिखेगा कि कुछ चीज़ें इंक्रिप्ट हो रही हैं या आपको कुछ इनएक्टिविटी उसके अंदर नज़र आ रही है फ़ोन में, ऐसा कुछ भी नहीं। बस वो क्वाइटली सेट करता है और फिर इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। सो यस, इट्स रियली डेंजरस एंड स्केरी एज वेल। ओके राइट, ये डेटा जो चोरी होता है ये क्यों होता है, इसका क्या इस्तेमाल करते हैं ये चोरी करके? और डेटा चोरी करने में और फिर उसके बाद जिस तरह कुछ पेजेस को हैक करके वाइप आउट करने में, दोनों में फ़र्क है? जी बिल्कुल फ़र्क है, लेकिन एक तरीके से ये दोनों चीज़ें इंटीग्रेटेड भी हैं। सपोज जैसे आपका पहला सवाल ये है कि इन डेटा का ये लोग करते क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये पर्सनल डेटा या ऑर्गेनाइजेशनल डेटा जब उनके पास आता है, दे देन सेल इट ऑन द डार्क वेब। तो डार्क वेब पे सेल करने से इनको क्या होता है कि एक वे मिल जाता है इनको, या एक वो वे पेव करने लगते हैं फॉर लार्जर अटैक्स। एक एंट्री पॉइंट मिल जाती है कि ये डेटा है और इसके ज़रिए हम लोग ज़्यादातर या लार्ज अटैक्स कर सकते हैं। और सेकेंडली हमें जो कि इस तरह हम लोग ब्राउज़र पे जो पासवर्ड स्टोर कर लेते हैं या कहीं पे भी हम लोग जो ऑनलाइन पासवर्ड मैनेजर्स हैं उनके ऊपर जब हैकर आ जाता है तो वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि वाइप आउट करने से आपके पास डेटा इनएक्सेसिबल नहीं है। हैकर की इंटेंशन कभी मैटर करती है फॉर हिज ओन बेनिफिट या तो कॉज डैमेज टू द विक्टिम। सो इन दो इंटेंशंस में से वो लोग हम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो सोचते हैं अरे हम तो बहुत ही बेज़रर है, हमारे डाटा का क्या ही कर लोगे, मेरे व्हाट्सएप में जाके तुम क्या ही इन्फॉर्मेशन ले लोगे, जोक्स ही मिलेंगी, रील्स ही मिलेंगी। बट वो ट्रूथ टेलिंग में ये और भी ज़्यादा डरावना है कि ये डार्क वेब पे आपका डाटा चला जाए। और फिर आपने जो बात की कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि चलो मेरा ही तो फ़ोन है, मैंने ही तो बार बार यूज़ करना है, ब्राउज़र में कर लेता हूँ अपना मैं पासवर्ड सेव, तो फिर वो भी नहीं करना चाहिए। और फिर क्या क्या नहीं करना चाहिए?
देखें, जैसे आपने यही पहला पॉइंट है कि ब्राउज़र में ज़्यादातर अपना पासवर्ड स्टोर नहीं करें। सेकेंडली, अनट्रस्टेड वेबसाइट्स पे कभी नहीं जाएं, क्योंकि लोग होते हैं कि हमें ये सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहा है और हम लोग रियल मार्केट में जाएंगे तो हमें इतना महंगा पड़ रहा है या इतना कॉस्ट पड़ रही है उसकी। तो वो सॉफ्टवेयर फ्री आपने देख लिया, लेकिन वो लेजिट है या नहीं वो हमें नहीं पता, क्योंकि आपने उसको अनट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया। हो सकता है उसके पीछे कोई ट्रोजन हो सकता है रैंसमवेयर हो, वो आपके सिस्टम में आए, वो एग्जीक्यूट होके पूरा डेटा वाइप आउट कर दे, इंक्रिप्ट कर दे, जिसकी वजह से आपको और ह्यूज अमाउंट पे करना पड़े एज अ रैंसम टू दी हैकर्स। और अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंड पॉइंट डिटेक्शन सोल्यूशंस लगाएं, मॉनिटरिंग सोल्यूशंस लगाएं, और ज़्यादातर आप फिशिंग कैंपेन्स या जैसे एजुकेशनल या अवेयरनेस ट्रेनिंग्स रखें एम्प्लॉयज़ के लिए और पर्सनल सेल्फ के लिए भी, क्योंकि हमें पता है अटैक्स किस तरह इवॉल्व हो रहे हैं एआई के ज़रिए भी। तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ और सिक्योरिटी के साथ कोप अप करना पड़ेगा। अच्छा, जब हम बात करें कोप अप करने की, हमें कहा गया है कि जी आप पासवर्ड चेंज कर लें और बाकी चीज़ें कर लें, तो क्या पासवर्ड चेंज करने से ही मसला हल हो जाएगा, सिक्योर हो जाएंगी तमाम चीज़ें? क्या गारंटी है कि ये चीज़ दोबारा ना हो? गारंटी नहीं है, लेकिन इंटायरली सेफ नहीं होता, इंटायरली सेफ नहीं हो सकता। आपने जैसे अब सपोज मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा हैक हो गया, अब मैंने सिर्फ पासवर्ड चेंज कर लिया, लेकिन दैट मैलवेयर इज इनसाइड माय मोबाइल रादर देन ऑन माय सोशल मीडिया। तो मैलवेयर को पता चल गया कि मैंने ऐसे की स्ट्रोक्स लिखे हैं इस डेट और इस टाइम पर, तो वो की स्ट्रोक्स पासवर्ड भी हो सकता है मेरा न्यू पासवर्ड। तो मैलवेयर को वो भी पता चल गया और वो इन्फॉर्मेशन वापस हैकर के पास जा सकती है। तो इस तरह एक तरीके से हम लोग पार्शियली सेव हो जाते हैं, ज़्यादातर हम लोग नहीं कह सकते सेफ होना। इसका ये है कि हम लोग मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस रखें, ताकि हमारा जो सिस्टम है मोबाइल का या लैपटॉप का या सर्वर जो भी है, उसको वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहे, हमें अलर्ट्स भेजता रहे कि हमारे पास ये डिटेक्टेबल हो रहा है, अंदर ये एनॉमली डिटेक्ट हुई है, ताकि हम जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया रही, सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, वेरी लिटिल मार्ड। और मेरे ख्याल में लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनके लिए वो मैलवेयर वगैरह को किस तरह से डिटेक्ट करने के लिए क्या उन्होंने। ऑलराइट, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको शाइनिंग राइजिंग इंडिया का एक और रुख दिखा देते हैं। मिस इंग्लैंड 2024 मेला मेगी वो आई थी 2025 पेजेंट के लिए भारतीय शहर हैदराबाद, जो उनकी तेलंगाना रियासत है, और वहाँ से वो चली गई वापस। उन्होंने लगाया इल्ज़ाम कि उन्हें किया गया हरास, और उनको ये कहा गया कि जी जो मुंतज़मीन हैं आप उनके साथ बैठिए। जो उनका बाज़ाब्ता जो अंग्रेज़ी में उन्होंने बयान दिया है वो दिया है कि आई वॉज मेड टू सिट विद देम एंड टू प्लीज़ देम, उनको मैं खुश कर सकूं उनके साथ बैठ के, और ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। नाउ शी इज़ बैक। सिर्फ ये नहीं, साथ साथ अगर आप उनका पूरा इंटरव्यू सुने तो उन्होंने वो जो राइजिंग शाइनिंग इंडिया उसकी भी पोल पट्टी खोल दी है। उन्होंने कहा कि मैं जब जा रही थी सड़कों पे तो मैंने इतनी गुर्बत और इतनी अफलास देखी, मेरा दिल कर रहा था जो मेरे हाथ में खाना है वो सब भी दे दूँ मैं। यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। आई थिंक बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो रियलिटी दिखाई जाती है मीडिया पर एंड अदरवाइज क्या हो रहा होता है एक्चुअली इंडिया में। व्हाइल वी थिंक अबाउट इट, फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। देखिए, कहा जाता है कि जब खुदा के घर से बुलावा आ जाए तो फिर रास्ते की सारी रुकावटें खुद ही हट जाती हैं, रास्ते खुद ही बनते शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ लीबिया के एक शहरी थे आमिर कदाफ़ी, उनके साथ हुआ। अच्छा, इनके नाम में कदाफ़ी था, तो अब नाम में कदाफ़ी इसलिए उनको एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के नाम पर जो है ना उनको क्लियर नहीं किया रहा था, उनको छोड़ दिया गया था। अब ये देखिए, ये वो तस्वीरें जिसमें वो बैठे हुए थे, और लेकिन फिर आमिर ने कहा कि नहीं, मैं तो मेरी नीयत हज की है और ये तो मैं जाऊंगा लाजमी। ये कहते हुए उन्होंने एयरपोर्ट से बाहर जाने से इनकार किया। सादिया, वुड यू बिलीव फिर उसके बाद क्या हुआ? हवाई जहाज पहली मरतबा गया, फनी खराबी, फिर वापस आया, फिर दूसरी बार गया, फिर फनी खराबी हुई, फिर वापस आया। जब ये हो गया ना तो फिर पायलट जो है ही केम अप एंड कहे कि अब हम इन साहब को लेके जाएंगे। सी, अगर मेरे साथ ऐसा होता ना, कोई अगले 1 साल में लोगों को कहती मुझसे देख के बात करना, आई एम लव्ड बाय अलामिया, सो प्लीज देख लो। हाँ, तो ऐसे वैसे आई थिंक बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। व्हाट अ मोमेंट ही है। एट दिस मोमेंट हम अभी भी इस एरा में जी रहे हैं कि अगर हमारे नाम के साथ कुछ है तो हमें क्लियरेंस नहीं मिलेगी। है ना ऐसा, है ना ऐसा। वी लॉट ऑफ पाकिस्तानी हैड बीन फेसिंग, लॉट ऑफ मुस्लिम हैड बीन फेसिंग इट। जब वो जाते थे, यू नो, आपको पता होगा कि अमेरिका जाते थे, यूरोप जाते थे, वहाँ पर क्या होता था। आपके हुलिये से, नाम तो छोड़िए, आपके हुलिये से लोग आपको जज कर लेते हैं। तो वी आर स्टिल लिविंग इन द सेम वर्ल्ड। इट्स हाउ लोग किस तरह से आपको मेरे ख्याल में परसीव कर लेते हैं। अ गुड पायलट फाइनली ही डिसाइडेड। लेकिन खुदा के जो प्लान्स होते हैं ना,
मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाली बात होती है। ओके, हम ज़रा बजट की अब बात कर लेते हैं। अब कुछ ही दिन की दूरी पे है बजट, लेकिन उससे जुड़ी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हुकूमत से पुरुम्मीद है कि उन्हें टैक्स में मज़ीद रिलीफ दिया जाएगा। ज़रा क्या कहना है कि आइंदा माली साल के वफाकी बजट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसको मजबूत और फाल बनाने के लिए मसनूआत की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला जो खाम माल है उसकी दरामद पर ड्यूटी और टैक्स में रियायत दिए जाने का इम्कान है। ये सबसे बिल्कुल। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो टेक्सटाइल या फैब्रिक इंडस्ट्री है उसको मज़ीद सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पॉलिस्टर है, यार्न है, दीगर जो भी फाइबर फैब्रिक की काइंड्स होती हैं उस पर जो दरामद की दरामद पर आयद जो कस्टम ड्यूटी है और एडिशनल कस्टम ड्यूटी की शरह है उसमें भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पर एक्चुअली हकीकत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आने वाले बजट से कितनी पुरुमीद है, इसी पर बात कर लेते हैं कि बातें तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चेयरमैन कामरान राशिद साहब। पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, ये चमगोइयाँ तो बहुत सारी हो रही हैं, रिलीफ, नो रिलीफ, क्या मज़ीद टैक्स आ जाएगा? हमें पता है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी सफ़र कर रही है, लेकिन रियलिटी क्या है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। रियलिटी ये है कि जब भी बजट आता है तो बजट से हफ्ता 10 दिन पहले काफ़ी चमगोइयाँ होती हैं, रूमर्स होती हैं, और बजट में अक्सर उम्मीदें तो बड़ी पॉजिटिव होती हैं, बजट में अच्छी बातें भी कही जाती हैं, लेकिन जब भी फाइनेंस एक्ट आता है जो बजट की तशरीह और डिटेल्ड वर्जन होती है 1 जुलाई को, अमूमन बजट तो 8 से 15 जून तक हो जाता है। जो फाइनेंस एक्ट होता है 1 जुलाई, उसमें अक्सर बजट की कई भी बातों के बरक्स होता है। उसकी वजह यह है कि आप एक 37 महीने के कड़े IMF प्रोग्राम में हैं, जिसमें आप सितंबर 2024 में दाखिल हुए थे, तो उसकी शराइत काफ़ी हैं। तो हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि कोई नया टैक्सेस, नई लेवीज ना इस सेक्टर पे लगें, क्योंकि ये सेक्टर बड़ा मुश्किल टाइम से गुजरा है। पिछले 2 साल हमारी रैकेट एक्सपोर्ट्स थी $19.3 बिलियन की आज से 3 साल पहले, जो फिर पिछले 2 सालों में गिर के 16.5 और 16.7 बिलियन पे चली गई। सो हम उम्मीद करते हैं कि कोई नया टैक्सेस, कोई नई लेवीज, नई ड्यूटीज। अच्छा सर, आपने बिल्कुल जो 2 साल की बात की, बट प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2024 में वो 16.07 बिलियन से बढ़ के 17.45 बिलियन डॉलर्स पे गई, 8.6% की रिकवरी दिखाई 2024 में। तो इसके पीछे क्या वजूहात थी, और क्या ये एक पॉजिटिव बेंचमार्क हो सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कि वो मज़ीद अपने आप को आगे बढ़ाए? देखिए, पोटेंशियल तो बहुत है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें कॉटन उगाई जाती है, पॉलिस्टर प्लांट्स भी हैं, जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, डाइंग, फिनिशिंग, सब कुछ पाया जाता है। प्लस हमारी बड़ी डाइवर्स वैल्यू प्रोडक्ट चेन है। हम निटेड टी शर्ट्स, निटेड स्पोर्ट्स वेयर, निटेड सॉक्स, डेनिम जीन्स, होम टेक्सटाइल, बेड शीट्स, गारमेंट, अपैरल, मेड अप्स, सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। टू बी प्रिसाइज नेट वेयर जो है उसने 50% इंक्रीज देखा है 2021 के बाद, और जो बेडवेयर और टाल है उसने 15 से 20% का उसने डिक्लाइन देखा 2021 में। सो इट्स अ मिक्स्ड अप ऑफ थिंग। पिछले सालों 2 सालों में स्पेशली जो बांग्लादेश में सूरत हाल रही, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने उससे फ़ायदा ज़रूर उठाया। एक तो ये चीज़ रही कि जो हमें मुश्किलात थी इंटरनेशनली वो कम हुई, लेकिन अब बात आता है इंटरनल मुश्किलात पे। एक तो चीज़ ये कि कहा जा रहा है कि रॉ मटेरियल की इंपोर्ट ड्यूटी हो सकता है कम हो, लेकिन इंडस्ट्री घास पे तो चलेगी नहीं, वो चलेगी ऑब्वियसली बिजली पे। इस पे कभी आप लोगों की बात हुई कि भाई अगर पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है तो जब तक एनर्जी कॉस्ट कम नहीं होगी हमारी एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री है, और अगर हम मज़ीद इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं हम कैसे बढ़ाएंगे? तो हुकूमत का कोई प्लान आपको नजर आया इस ज़म में? देखिए, हमने तो बार बार समझाया है कि पिछले 2 सालों में आपका बिजली का नर्ख डबल हुआ, आपका गैस का नर्ख 2.5 गुना बढ़ गया, आपका फाइबर डबल हुआ। अब 45 रुपए की बिजली जो B3 या B4 इंडस्ट्रियल टैरिफ कहलाता है, वो 45 रुपए से गिर के 30-31 रुपए पे आ गया। फाइबर जो 22 पे गया था वो गिर के 11 पे आ गया। तो हमें गवर्नमेंट की कुछ इंटेंशंस नज़र आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि वो ये सारा कुछ आया तो पिछले 6-8 महीने में नीचे है, लेकिन पिछले 2 साल में
या 3 साल में जिस तरह फैक्टर्स ऊपर गए, कॉस्ट इनपुट सारी ऊपर गए, तो उससे इंडस्ट्री का नुकसान काफ़ी हुआ है। गैस तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन बिजली नीचे आई है, हम उम्मीद करते हैं कि बिजली नीचे आएगी। तो बांग्लादेश वाला फैक्टर था, वहाँ रॉयट्स हुए, तो जिस तरह होता है किसी और की तबाही हमारी खुशहाली। फिर जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई है, उसमें पाकिस्तान एक बहुत बेहतर पोजीशन में है, इवन अपने हमसायों के मुकाबले में। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान से 3 बिलियन का है, अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बांग्लादेश से 6 बिलियन का है, इंडिया से 48 बिलियन का है, वियतनाम से 123 बिलियन एंड चाइना से 296 बिलियन। सो हम एक बहुत बेहतर और मुस्बत पोजीशन में हैं अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स इस इंडस्ट्री का साथ दें एंड इसको फेवरेबल या रीजनली कम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ्स दें। कम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ्स वो हैं जो पड़ोसी मुल्क इंडिया, बांग्लादेश, चाइना इनमें चल रहे हैं। अगर हमें मिलते जुलते एनर्जी टैरिफ्स मिल जाएं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे हमवर हो सकता है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो टेक्सटाइल ग्लोबल मार्केट शेयर है, हमारे पास सिर्फ उसका 1.8% है। अगर हमें हमारा ये शेयर डबल हो जाए 1.8 से, सपोज करें 3% पे चला जाए, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की वो डबल हो जाती है। अगर आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो पिछले साल 16.7 पे थी, अगर वो इटसेल्फ $32 बिलियन में चली जाए, तो आपको किसी IMF प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती, आपके लोग काम पे लग जाते हैं, आपको कीमती ज़रा मुबादला मिल जाता है, आपकी करेंसी स्टेबलाइज हो जाएगी, आपका टैक्स रेवेन्यू बहुत बढ़ता है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बात यही है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल में वही जाकर किसी भी इंडस्ट्री को स्टेबिलिटी देती है, उनका यकीन जो है वो बढ़ता है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी ऑब्वियसली उसकी वजह से ज़्यादा आती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग एंड आई एम होपिंग कि ये वाले जो हमारा अभी बजट आने वाला है, इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए कम से कम एक वे थ्रू ज़रूर उनको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर उनको लगेगा कि यू नो दिस इज़ इट, अब हम ऊपर की तरफ चढ़ाई चढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बिल्कुल है, और सोलर पैनल जो कायम है वो हमारे लोगों की वजह से कायम है। अच्छा, पहले तो एक अज़राए मजाक बात की कि पिछले दिनों जो बड़ा ही ज़बरदस्त घनघोर किस्म का तूफ़ान आया, गर्द आलू तेज़ हवाएं चली पंजाब में, और सोलर पैनल्स जो है ना उनसे बड़ा नुकसान हुआ। अब इस पर लोगों ने ये देखें, आप ये देखें क्या बात है, कुछ लोग जो है वो नीचे पकड़ के लटक गए सोलर पैनल, ठीक है, ताकि वो उड़े नहीं, और कुछ लोग सोलर पैनल के ऊपर बैठ गए। हाँ, अच्छा, ये तो देखिए सारे ऊपर बैठ गए, लेकिन अगर इनमें से खुदा ना खास्ता कोई भी उड़ेगा तो वो उड़ जाएगा, लेकिन अपनी जिंदगी ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी जिंदगी अपनी खतरे में डाल के, जोखों में डाल के, और अपने सोलर पैनल्स को जो सेव कर सकते हैं फैसल, वो देखें सब एक भाई एंजॉय कर रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब जो लोग अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं सिर्फ सोलर के लिए, इमेजिन करें फैसल क्या कर सकते हैं, वो इस मुल्क को बचाने के लिए किस अज़्म और हौसले का शो कर सकते हैं। क्या बात है। मुझे सबसे ज्यादा है ना वो एक भाई जो पाकिस्तान, ओनली इन पाकिस्तान होना चाहिए, ओनली इन पाकिस्तान। अच्छा, अगर रियलिटी की बात करें तो पंजाब हुकूमत का बयान भी सामने आया कि 80% जो नुकसान हुए वो सोलर पैनल्स की वजह से हुए हैं, की वजह से हुए, वो जो उड़े गिरे। भाई कुछ लोग तो 10-10 पैनल्स लगाते हैं, कहीं कहीं 20 पैनल्स लगे हुए हैं, कहीं पे 50 पैनल्स लगे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू द ज़रूरियात एंड ऑल। अच्छा, मैं बताऊं वैसे फैसल, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, दुनिया भर में जहाँ भी अभी कैलिफोर्निया और मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमने देखा जहाँ भी तेज़ बारिश हुई है ना, वहाँ पर जहाँ तूफ़ान आया है, जहाँ जहाँ पर सोलर पैनल्स, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं USA की जहाँ धूप बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर सोलर ज़्यादा लगता है, वहाँ पर भी इसी तरह के मनाजिर थे। लोग हाँ अपने आप को सोलर को बचाने के लिए ऊपर नहीं बिल्कुल लेटे हुए थे, पकड़ावा नहीं था, बट ये है कि वहाँ पर भी सोलर ने बड़ा सोलर प्लेट से बड़ा नुकसान मचाया है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। आगे बढ़ते हैं, और पाकिस्तान के अशरफ इरफान, उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। एडिलेड में हुई थी स्क्वॉश चैंपियनशिप, और उसके फाइनल के टॉप सीड अशरफ इरफान ने मलेशिया के डिंकन ली को 3-0 से आउट क्लास किया। तो अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अस्सलाम वालेकुम, और आपका ये छठा टाइटल है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाउ इज़ द फीलिंग? Walaikum salam. First of all, alhamdulillah, and thanks for having me. And obviously, it's a big achievement for me कि मेरा ये 6th title है professionally. And yes, obviously, यानी पाकिस्तान को internationally represent करना और उसके लिए खेलना and जीतना, I feel great about it.
सही, थोड़ा सा हमें अपने फाइनल के बारे में बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस था आपका, वहाँ का माहौल क्या था, प्लानिंग क्या आपने कर रखी थी अपने ओपोनेंट के लिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी बताया कि वो मलेशिया का था एंड ऑफ कोर्स यानी एंड आई वाज़ नंबर 1 सीडेड इन द टूर्नामेंट, तो मेरे पे भी थोड़ा प्रेशर था, लेकिन ऑब्वियसली मैंने पहले भी अभी लास्ट मंथ भी एक टूर्नामेंट इधर सेंट लुइस में जीता राइट। था, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था एंड या यानी काफ़ी प्रेशर आपको ऑब्वियसली मैच का होता है एंड आई रियली वांट टू थैंक यानी वहाँ पे जहाँ पे मैच था एडिलेड में, वहाँ पे मैं एक 4 से 5 यानी पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी, दे वर देयर टू सपोर्ट मी, तो आई थिंक उससे मुझे काफ़ी हेल्प भी मिली मैच में एंड ऑब्वियसली यानी फर्स्ट गेम मैं इजीली जीता, सेकंड गेम में आई वाज़ डाउन 8-3 और 9-4 समथिंग, वहाँ से राइट। मैंने कमबैक किया और मैं 12-10 जीता एंड इन द थर्ड गेम आई वॉन 11-9, तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर ज़रूर होता है और थोड़ी-सी हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज्ड टू गेट द विन। ऑलराइट, अशरफ ये बताइएगा कि फ्यूचर प्लान क्या है अब आपका? नहीं, नहीं, बिल्कुल, फ्यूचर प्लान्स ये है, अभी आई एम बैक टू ह्यूस्टन, जहाँ पे मैं पिछले 2 साल से इधर अपनी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ओके। तो अभी मेरा नेक्स्ट इवेंट इंशाल्लाह है टुडे इज़ 26, यस, 10 दिन में मेरा नेक्स्ट इवेंट है अटलांटा वाला। ठीक। तो आई एम गोना प्रिपेयर फॉर दैट, अभी मैं कल ही मेरी वहाँ वापसी पर हुई आपके है, तो सबसे मजबूत तरीन हरीफ जिनको आप फेस करने के बारे सोच रहे हैं, कौन है? मेरा मैच होगा सेमीफाइनल्स में, एक इजिप्शियन प्लेयर है सलमान खलील, तो राइट। उसके साथ मेरा टफ मैच हो सकता है, ही इज़ नंबर 3 सीड इन द टूर्नामेंट, राइट। तो इजिप्शियंस आई एम बहुत ही तगड़े प्लेयर्स हैं और ख़ास तौर पे आपने जो डेट बताई है आफ्टर 10 डेज, तकरीबन ईद के करीब करीब ये सारा मामला हो रहा होगा। येस एब्सोल्युटली, मे बी ऑन द ईद डे। सो प्रिपरेशंस कैसी हैं? और एक तो आपने एक इजिप्शियन का नाम लिया ना, और बाकी भी हरीफ बड़े तगड़े होंगे। ओह यस, ऑब्वियसली यानी आई मीन इट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी उससे पहले मेरा एक मैच आएगा मैक्सिकन के साथ है एंड मैक्सिकन आर लाइक सुपर फिट, तो वो भी एक अच्छा मुकाबला हो सकता है एंड इजिप्शियन के साथ फिर मेरा सेमीफाइनल आएगा एंड यस इट्स गोना बी, यानी अगर तो मैं सेमीफाइनल जीतता हूँ और फाइनल तक जाता हूँ, तो फाइनल मेरा ईद वाले दिन ही होगा। ऑलराइट अशरफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। और जब इस तरह की अचीव वाले लोग हमारे साथ आते हैं तो हमें बड़ा प्राउड फील हो रहा होता है। और कुछ फैसल माहौल सा बन गया है, आई मीन ये जो लास्ट मिस एडवेंचर भारत ने किया है, हाँ उसके बाद कुछ माहौल सा ऐसा बन गया है कि एक पाकिस्तानी प्लेयर्स और एथलीट्स तो दुनिया भर में जाकर इवेंट्स तो जीत ही रहे हैं, भारत को और ये भारत को हराने वाला ये जो एक वेव चली है, आई थिंक इट्स अ डिफरेंट थिंग ये। और आई थिंक ये वहाँ इससे पहले भी हो रहा था, बट आई थिंक इस मिस एडवेंचर के बाद जो इंडिया ने करने की कोशिश की थी, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है ज़ील जो है ना वो मल्टीप्लाई 1000 टाइम्स हो गई है। जुजित्सु का खेल पाकिस्तान ने दिया है भारत को मात। ओमान के शहर एर्दान में होने वाली एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में पाकिस्तान की बानो भट्ट ने भारतीय हरीफ को धूल चटाई। 48 किलोग्राम कैटेगरी में बानो ने भारतीय खिलाड़ी ऋचा शर्मा को फैसला कुन मुकाबले में शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो पाकिस्तानी टीम की भी अगर पूरी बात कर लें तो मजमूई तौर पे 1 गोल्ड 2 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज समेत 6 मेडल्स हासिल किए और 800 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। और 800 में से जो टॉप हैं वो है बानो, और बानो भट्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बानो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खेल के मैदान में इंडिया को शिकस्त देने का अपना ही मज़ा है। फाइनल में ऋचा शर्मा को आपने शिकस्त देकर गोल्ड जीता, क्या जज्बात हैं जीत पे? तैयारी तो बहुत अच्छी थी। जीत के बाद मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीतना एक एथलीट का ख्वाब होता है, एक ड्रीम होता है कि आप ये ग्रीन कलर पहन के बाहर जाएं, परफॉर्म करें। और पाकिस्तान का कौमी तराना एक कंट्री में जब प्ले हो रहा होता है तो उस टाइम की जो फीलिंग होती है वो अनएक्सप्लेनेबल होती है। ठीक है, ज़रा वॉक अस थ्रू कि आपका फ़ाइनल कैसा था आपके लिए, हमारे नाजरीन को भी बताएं और हमें भी बताएं। और ऋचा शर्मा के हवाले से आप कितनी पुरुमीद थी, कितनी प्लानिंग कर रखी थी उनके अगेंस्ट आपने? उस वक्त जब मैच स्टार्ट होने वाला था तो मतलब तैयारी माइंड में ये थी कि
ये मेरा फाइनल है और मैंने अपनी कंट्री के पाकिस्तान के लिए खेलना है और उसको जीतना है, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेना है। वो मैं अपने ओपोनेंट को भी इजी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं रिंग के अंदर गई हूँ तो मुझे नहीं पता चला मैंने क्या किया क्या नहीं किया, बस मुझे था कि मैंने बस जीतना है, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेना है। ठीक है। अच्छा ये भी बताएं कि ये तैयारियां कब से जारी थी आपकी और कितनी हैवी और कितनी स्ट्रेंथनिंग ये तैयारी थी, एंड हाउ वाज द सपोर्ट फॉर यू, कोचेस, टीम, कितनी बड़ी टीम थी आपकी, स्ट्रगल क्या थी आपकी? इस इवेंट की तैयारी पिछले 1 महीने से थी। वालिदैन की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी और ट्रेनिंग भी अच्छी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की दुआएं भी थी, पाकिस्तान के हर एक अफराद की दुआएं हमारे साथ होती हैं जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर लड़ते हैं खेल मुल्क के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका सपोर्ट, सबकी दुआओं से आज मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा बानो, एशियन जिu-जित्सु तो जीत लिया, अब आगे कौन से इवेंट की तैयारियां कर रही हैं आप? आगे बहुत सी एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप है जिसमें मैंने कम्पीट करना है इंशाल्लाह। उसमें भी उम्मीद है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि एशियन जिu-जित्सु में आपके साथ इसरा वसीम भी थी, कायनात आरिफ भी थी, डुअर विमेंस कैटेगरी में मेडल जीता, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी टीम ने एशियन जिu-जित्सु में कितने मेडल्स जीते हैं फिर? माशाल्लाह से पाकिस्तान जिu-जित्सु फेडरेशन में बहुत सारे इतने अच्छे मेडल्स हैं, इतने ज़्यादा मेडल्स पाकिस्तानी एथलीट्स ने जीते हैं, अनकाउंटेबल। आज की जो अभी इवेंट हुआ उसमें 7 मेडल पाकिस्तान ने जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए। और मैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स थे, वुमेन्स के अलग थे, मैं हमारे मेडल जीते हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज में उन्होंने जीते हैं मेडल। अच्छा बानो, अक्सर एथलीट जो है वो गैर मुल्की दौरों में स्पॉन्सर की तलाश में उनको काफ़ी मुश्किलात रहती है, ये बताइए कि इस इवेंट में आपको हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट वगैरह मिली? मैंने 2018 से स्टार्ट किया था। मैंने काफ़ी सारे 6 to 7 स्पोर्ट्स किए हैं और मैं एशियन MMA चैम्पियन हूँ, वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ MMA, और अल्हम्दुलिल्लाह एशियन जिu-जित्सु चैम्पियन हूँ। 10 टाइम नेशनल डिफरेंट कैटेगरीज में गोल्ड मेडल मैंने जीता है। ठीक है। अच्छा ये भी बता दें कि भारत के खिलाफ गोल्ड मेडल तो जीत लिया है, क्या अब तक आपको या आपके कोचेस को किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया हो, मुबारकबाद दी हो, कोई मैसेज सेंड हुआ हो या सपोर्ट का कोई वादा? हमारी हुकूमत काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करती। अभी हम यहाँ पे जो एशियन जिu-जित्सु चैम्पियनशिप में खेलने आए हमारी पूरी टीम, हम अपने खुद ही स्पॉन्सर्स पे लेके खुद ही आए, और स्पॉन्सर ढूंढना भी आसान नहीं है एक एथलीट के लिए होता। आप दूसरी कंट्रीज में देखें तो एथलीट्स जो होते हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, सिर्फ वो उनका फोकस होता है कि उन्होंने इवेंट खेलना है, अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, हमें गेम पे भी फोकस करना होता है, साथ साथ स्पॉन्सर्स भी ढूंढने होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट हमें स्पॉन्सर करना शुरू करेगी, हमें इवेंट्स पे भेजेगी जिu-जित्सु के, हम और भी ज़्यादा खेलेंगे और भी ज़्यादा मेडल लेके आएंगे। क्योंकि एक एथलीट जो होता है ना, उसका काम होता है खेलना, सिर्फ अपनी गेम करना, उस पर फोकस करना। जब आप साथ स्पॉन्सर्स को डील कर रहे होते तो आपका फोकस, आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। स्पॉन्सर्स को भी टाइम देना होता है, उनको बताना पड़ता है कि ऐसे है और हमने ऐसे जाना है। होती है कि अगर स्पॉन्सर नहीं मिला तो हमारी मेहनत जाएगी। मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत शुक्रिया बानो फॉर गिविंग अस योर टाइम। मेरे ख्याल में ये एक ह्यूज प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते और उसकी वजह से आपको कई दफ़ा अपनी गेम्स में से बाहर भी निकलना पड़ता है, विच बिकम्स अ प्रॉब्लम आई थिंक। चलें हम भी थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, हाँ, पूरा घूम कर हल्का सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक आफ्टर दिस।
वेलकम बैक। तो ज़रा बात हो जाए मौसम की। कुछ अपर एरियाज़ में नवीद आई है बारिश की, लेकिन कराची में ऐसा कुछ भी नहीं है। कराची में इन दिनों गर्मी ने शहरियों का किया हुआ है बुरा हाल, और बेहाल कराची वाले दुआएं मांग रहे हैं कि थोड़ा तो टेम्परेचर नीचे आए। आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और महकमा मौसमियात ने आज से 30 मई तक बारिशों का ज़बरदस्त सिलसिला शुरू होने की पेशगोई कर दी है। हैप्पी कराची वालास। और मुमकिन तौर पर गैर मामूली आंधी और तूफ़ान का अलर्ट भी जारी हुआ है, जबकि कश्मीर और गिलगित इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी बारिश का इम्कान यहाँ भी जाहिर किया जा रहा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ जालाबारी एक्सपेक्टेड है। अहम शहरों के दर्जा हरारत ज़रा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कराची का टेम्परेचर आपको बताएंगे। कराची का टेम्परेचर मिनिमम 29 और मैक्सिमम 38 तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वेयरएज क्वाइटा में कम से कम टेम्परेचर रहेगा 16 और ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है 34 तक। मुल्तान आज भी हीट वेव की लपेट में है। कम से कम यहाँ पर टेम्परेचर 30 है और ज़्यादा से ज़्यादा 44 है। दैट इज़ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है ये। मुल्तान में वैसे तो हमेशा से ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बट ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर ऊपर की तरफ ही जा रहा है, राइज होता जा रहा है। लाहौर में कम से कम टेम्परेचर 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री रहने का इम्कान है। वेयरएज हमारे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बादलों के साथ कम से कम दर्जा हरारत 24 रहेगा और मैक्सिमम 35 हिट कर सकता है। पेशावर के बेशतर इलाकों में तेज़ बारिश के साथ कम से कम दर्जा हरारत 25 बताया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 37 रहने का इम्कान है। फैसलाबाद में कम से कम टेम्परेचर 28 रहेगा और मैक्सिमम 43 तक जा सकता है। तो इधर एक मुल्तान और दूसरा फैसलाबाद में टेम्परेचर बहुत ऊपर जा रहा है। DI खान का टेम्परेचर है मैक्सिमम 42 हिट करेगा, गवादर में 36 जाएगा। एंड आगे चलते हैं, मरी में टेम्परेचर बताया जा रहा है बारिश का भी इम्कान है, यहाँ पर गरज चमक के साथ थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है। टेम्परेचर 25 तक रह सकता है, जबकि मुजफ्फराबाद, कालाम और स्कर्दू में बारिश हो सकती है और बारिश के साथ टेम्परेचर भी अब अच्छे की तरफ जाएगा। सो ऑल द पीपल हु आर ट्रैवलिंग, अगर आप बाय रोड ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आई वुड से कि ज़रा सा ध्यान रख लें, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग और ये सारे मामलात अपर एरियाज़ में रहते हैं। और अगर आप ऑलरेडी वहाँ पर हैं तो बस फिर बारिश इंजॉय करें, और क्या हो सकता है। मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बेस्ट यही होता है कि जो भी गर्म शहरों में रहते हैं वो ज़रा अपर एरियाज़ का रुख कर लें और वहाँ पर जाकर इंजॉय करें। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम साहब, माहिर हैं आप, वेदर एक्सपर्ट हैं आप। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब। और अच्छा, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त क्या एक्सपेक्ट किया जाए आने वाले दिनों में। एक तो अपर एरियाज़ के लिए हम पहले ही कह रहे थे कि यहाँ बारिश होनी है, लेकिन एक अच्छी खबर मुझे कराची के हवाले से मिली है, बताया जा रहा है यहाँ भी बारिश हो सकती है। किन डेज में होगी? जी बहुत शुक्रिया। कराची में तो फिल वक्त बारिश का कोई इम्कान करीब में मौजूद नहीं है। कराची का टेम्परेचर जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। जैसे जुमेरात और जुम्मे को टेम्परेचर जो है वो 40 को क्रॉस करेगा। ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन वेदर जो है वो हॉट, वेरी हॉट रहेगा कराची के लिए। ठीक है अंजुम साहब, कि इस वक्त पंजाब में बताया जा रहा है कि मुल्तान और दीगर फैसलाबाद एरियाज़ में यहाँ पर भी कह रहे हैं कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन टेम्परेचर हाई राइज पर ही है, 44-43। ये बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, पंजाब में जो है वो गर्मी का इम्पैक्ट बिल्कुल मौजूद है। और जैसा कि बताया कि आज शाम गए से जो है वो 31 तारीख तक वक्फे से पंजाब के अक्सर इलाकों में जो है वो बारिश मुतवक्को होगी। स्पेशली जो बलाई इलाके हैं पंजाब के, वस्ती और बलाई, अगर आप मुल्तान की भी बात करते हैं तो मुल्तान में भी आने वाले दिनों में जो है वो आंधी और गरज चमक हो सकती है। सही है। अपर एरियाज में ज़रा बताइएगा क्या सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, चूँकि बच्चों की छुट्टियां कहीं हो गई हैं, कहीं होने वाली है, अपर एरियाज़ में ट्रैवल कर रहे होते हैं, वहाँ पर बारिश, लैंड स्लाइडिंग, ये सारे मामलात रहते हैं। तो ज़रा कश्मीर, स्कर्दू और दीगर इलाकों में भी हमें एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या होने जा रहा है वहाँ। देखिए जी, ये आने वाले 4 से 5 रोज़ में जो है वो KPK के जो भलाई इलाके हैं, कागान, नारान, गलियात, मरी, कश्मीर के इलाके, गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो बिल्कुल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है। ताहम जो इंतहाई शुमारी इलाके हैं वहाँ मौसम कदरे बेहतर होगा, इतना कोई हैवी फॉल नहीं हो सकता। ताहम जो कागान, नारान या सवाद और कश्मीर से मुल्हिका इलाके या गिलियात हैं, यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर आंधी और हवाएं भी तेज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का खदशा बिल्कुल मौजूद रहेगा। अच्छा, तो जो लोग इस इलाके में सफ़र कर रहे हैं वो वेदर एडवाइजरीज को देखते हुए अपने सफ़र को प्लान करें। अंजुम साहब,
वापस अगर कराची की तरफ आए, हम कराची का तो रोना रो रहे होते हैं कि जी इतनी गर्मी, ज़रा इंटीरियर की तरफ चलें, नवाब शाह, लाड़काना और आगे जैकबाबाद, यहाँ पे क्या सूरत हाल रहेगी? देखें जी, जो सिंध के वस्ती अजला हैं बशमूल हैदराबाद, बद्दीन और उससे मुल्हिका इलाके, इसके साथ साथ अगर आप वेस्ट की तरफ चले जाएं, दादू हो जाएगा, फिर आगे लाड़काना, जैकबाबाद, यहाँ पर कुछ इलाकों में टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस दौरान जो है वो आज से जो है वो अगले 2-3 रोज़ के दौरान जो है वक्फे से जो है तेज़ गर्द आलूद हवाएं तकरीबन सिंध में चलेंगी। और आज तवक्को है कि आज शाम गए जो है वो घोटकी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आंधी गरज चमक के साथ कहीं हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ताहम ओवरऑल जो है सिंध का मौसम गर्म रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। ऑलराइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, आपने हमें बताया मौसम का सूरत हाल रहने वाली है। वेल, कराची और इंटीरियर में तो गर्मी ज़रा ज़्यादा हुए जा रही है। आई रियली होप कि आने वाले दिनों में थोड़ा तो सुकून मिल जाए। और आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया, बहुत, क्योंकि आप बच्चों की छुट्टियां हैं ना, एवरीवन विल गो टू द नॉर्दर्न एरियाज, तो भाई जो लोग भी घूमने फिरने जा रहे हैं वो प्लीज़ वेदर एडवाइजरी लाजमी देके, ख़ास तौर पे कराची से जो लोग लंबा सफ़र करके बाई रोड खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं या फिर गिलगित जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक तो इन सड़कों पे एहतियात से, आपको पता होगा पिछले दिनों 4 गुजरात के नौजवान वो गाड़ी उनकी खाई में गिर गई थी और वो मर गए थे। और अगर ज़रा भी आपको लगे कि आप वहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको आगे का रास्ता अनसेफ रख रहा है, तो ये ना सोचा करें कि भाई हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, हमारी छुट्टियाँ ज़ाया हो जाएंगी, हम यहाँ तक आए हैं। ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। बजाय इसके कि आप अपनी जान जोखिम में डालें, खुद परेशान हो, अपने घर वालों को परेशान, इट्स बेटर टू स्टे वेयर यू आर और फिर अपने सफ़र को, दुनिया में बहुत सारे सफ़र आपका वेट कर रहे हैं, आपको बड़ा मौका मिलेगा ज़िंदगी में सफ़र करने का, अपनी जान सबसे पहले। एग्जैक्टली। जाते जाते आपको ये भी बताएं कि ई स्पोर्ट्स गेमिंग की दुनिया के बेताज बादशाह अरसलान ऐश ने एक और बड़ी कामयाबी समेट ली है। सऊदी शहर रियाद में होने वाले ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है और अब टेकन सुपरस्टार अरसलान ऐश वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुराज़म। बिल्कुल, और टेकन गेम के अंदर पाकिस्तान ने तो नए रिकॉर्ड्स जो हैं वो कायम किए हैं और पिछले कुछ दिनों में, मतलब अबाउट इन 2.5 और 3 इयर्स टेकन गेम के अंदर जिस तरह से पाकिस्तानी अपना लोहा मनवा रहे हैं, दैट इज़ ह्यूज। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि किसी भी एक टाइम था जब हमने देखा कि बीच में 5-6 साल एक गैप रहा, पाकिस्तान की तरफ से किसी भी एथलेटिकली हम देख रहे थे, अदरवाइज भी हम देख रहे थे पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन नहीं आती थी। लेकिन अब जब हम देखते हैं नौजवानों को स्कूल में, कॉलेजेस में भी सपोर्ट किया जा रहा होता है, रुझान इस तरफ आया है, ये डेफिनेटली बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। आपने एक बात की, सपोर्ट किया जा रहा है, आई विश एंड आई होप ये सपोर्ट हुकूमती सतह पे भी हो, क्योंकि अभी जो रिसेंटली हमने सबसे बड़ा इवेंट जीता था पाकिस्तान की टीम ने, उसमें अरसलान ऐश की वो गुफ्तगू मुझे बार बार जहन में आ रही है कि जी हम कोशिश करते हैं लेकिन हमारे वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं और हम मॉनेटरी वाइज भी कोशिश करते हैं, हम जा नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स इसमें नहीं जा पाते। फैसल, हुकूमत को ये सोचने की ज़रूरत है, यानी अगर मैंने महीनों किसी चीज़ पे मेहनत की हो और मैंने एक ही चीज़ पे मेहनत की हो और किसी एक ही इवेंट के लिए मेहनत की हो और वहाँ का मुझे वीज़ा ना मिले, मेरी वो मेहनत, मेरा वो वक्त, वो सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं और जो उसके साथ डीमोटिवेशन आती है वो अलग है। तो मेरे ख्याल में एक वन विंडो ऑपरेशन कुछ टाइप का बनाना ज़रूरी है मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए, ताकि वो लोग जो ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं, वो अपनी अचीवमेंट्स वहाँ सबमिट कर सकें और फिर हुकूमत जिनको सपोर्ट करना चाहती है वो कर सके। एंड ऑन द लोअर लेवल भी मुझे ऐसा लगता है ग्रास रूट लेवल पर हर जगह का एक सोशल ग्रुप होना चाहिए जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करे, आपके लोकल गवर्नमेंट्स उन्हें सपोर्ट करें, उनको पता हो कि इस गेम का ये इदारा यहाँ पर काम कर रहा है और लोगों ने वहाँ जाके रुजू करना है अगर उन्हें पार्टिसिपेट। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देखें, हम हमेशा से ये रोते हैं, जिस पर मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि ऐसा नहीं है कि जी पाकिस्तान सिंगल स्पोर्ट नेशन नहीं, क्रिकेट है यकीनन, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में स्क्वॉश, देन जेवलिन एंड नाउ ई गेम्स, इतना ज़्यादा टैलेंट और इतनी ज़्यादा फतूहात इन्होंने दिए। How can we forget the physical contact sport, the MMA, ball games, वॉलीबॉल में आप देख लें, मतलब दीगर गेम्स में देख लें, मुझे ऐसा लगता है कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट और प्रोसीजर का जो सपोर्ट होता है, कभी कभी कुछ बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए होती है, लेकिन उनका प्रोसीजर वाला जो मामला है आपका, ये इतना स्टक हो जाता है, इतना ज़्यादा उनको परेशान कर देता है मेरे ख्याल में कि वहाँ पर उन थक जाते हैं, उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं रहती है। तो मेरे ख्याल में फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई रियली वांट टू सेंड अ मैसेज आउट टू आवर गवर्नमेंट्स
चाहे वो हमारी सूबाई हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, कि इन बच्चों को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रा चेक भी रखें और ख़ासतौर पर हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इनके ऊपर काम करे। ऑलराइट, अब आपसे इजाज़त देने का वक्त हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी कल। रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।